पहला क्वेश्चन, प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। इसका उत्तर इमाइल दुर्खीम है। प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें पहले से ही कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको ऐतिहासिक या पूर्व ज्ञान हम लोग कहते हैं, जो कि वर्तमान ज्ञान में शामिल किया जाता है और फिर उसको भविष्य के लिए यूज किया जाता है। तो इसका उत्तर है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम की कुछ अवधारणा है। सामाजिक तथ्य जो बाह्यता और बाध्यता दोनों होती है, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, श्रम में विभाजन, आत्महत्या और धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थ की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर है इमाइल दुर्खीम। यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रजातियों का सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक प्रतिमानों में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रजाति का संबंध सीधे और सीधे वंशानुक्रम से है, ना कि इसको संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक घटनाओं से जोड़ा जाए। इसीलिए इसकी अमूर्त रूप से पूर्णतः परिभाषा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाजशास्त्र के जो अध्ययन क्षेत्र होते हैं वो सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, तो उसका जो खोज करने की प्रक्रिया है वो भी अमूर्त ही होती है। तो ये प्रजातियों को हम लोग इसमें नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? इसका उत्तर है वान वीच का यह दृष्टिकोण है। चौथा क्वेश्चन है, किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान विशेष रूप बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है। यहाँ कार्लमैन हीम ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान एक उपज है जो कि परिस्थितियों के अनुसार पैदा होता है और उसके कुछ बौद्धिक परिवेश होते हैं। जब इन सब चीज़ों का संबंध होता है तो विचार, विश्वास, नैतिकता, विचारधारा में अपने आप ही परिवर्तन आ जाता है। जैसे कार्लमैन हीम की ज्ञान की धारा है आर्थिक स्थिति और दुर्खीम की है सामूहिक एकता और सोरोकिन की है सांस्कृतिक चेतना। बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। यह क्वेश्चन है जॉर्ज सीमेल। इसका उत्तर है प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति, आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन संबंधित है? इसका उत्तर है सोरोकिन। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल कल्चरल डायनेमिक में यह लिखा है। 1937 में यह प्रकाशित हुई थी। न्यू सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक स्टीव फूलर की है। प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का प्रवाह किए बिना एक शक्ति नहीं है या एक कारण नहीं या कुछ नया उत्पन्न नहीं करता। इसका उत्तर टीपी मुखर्जी है, क्योंकि इन्होंने प्रगति के उद्विकास सिद्धांत को अस्वीकार किया है। प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल पुस्तक इमाइल दुर्खीम की है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद टी वेवलेन ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। यह किसने कहा कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्य प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है? इसका उत्तर दुर्खीम जी है। दुर्खीम द्वारा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इनके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो इनमें विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। 12वां क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से जीव वैज्ञानिक उद्विकास से संबंधित है। पेडागोजी ऑफ द ऑब्सफ्रेड पुस्तक पाओले फेरे की है। 14वां क्वेश्चन है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर पुस्तक किसकी है? यह कौशल क्लिफर्ड किट्स की है। 1973 में यह प्रकाशित हुई थी। दी सोशलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक हैं। इसके
उसका उत्तर है सी राइट मिल्स। द कमिंग क्राइसिस ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं ऑल्विन डब्ल्यू गोल्डनर। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1971 में। दी बर्जेस पब्लिक स्पीयर हैबरमास की पुस्तक है। दी बर्जेस पब्लिक स्पीयर हैबरमास की है। हैबरमास ने कहा कि आप जब कुछ बोलें तब उसमें कोई व्यवधान न डालें, आपकी बात उतनी ही सुनी जाए जैसे अगली व्यक्ति की सुनी जा रही है। इसे ही संप्रेषण को समस्त बंधनों से मुक्त हैबरमास ने बताया है कि ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। 18 क्वेश्चन है, सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एक विलासित के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना है। देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज में खर्च कर रहे हैं, जब आपके पास वो चीज है, आप सोच रहे हैं भौतिक संपन्नता हम और हासिल कर लें, तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रत्यक्ष उपभोग कहते हैं। प्रत्यक्ष उपभोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग किया जाता है, जिसकी उपभोगिता मूल्यों और उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री हैं एच स्पेंसर। एक कल्चरल पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज के लेखक कौन है? इसका उत्तर है आर आर मैरियट। इसके उत्तर हैं ए कल्चरल पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज के पुस्तक के लेखक है आर आर मैरियट। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक मेलानोव्स्की हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार की अवधारणा ग्रहण की है जीव विज्ञान से। लास्ट क्वेश्चन है, उस लेखक की पहचान करें जिसने कहा कि सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतः संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली परिस्थिति एवं भूमिकाओं के लिए किया जाता है। इसका उत्तर है पार्सन्स। पार्सन्स ने कहा है कि समाज की व्यवस्था को अपनी संरचना में स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए 4 प्रकार के प्रक्रियात्मक समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। इसमें पहला है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति में मनुष्य के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। उसको कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, इसीलिए वो पैदा ही होता है। इसलिए समाज में हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, जो यही संस्थाएं समाज में व्यवस्था बनाए रखती हैं। उसके बाद है अनुकूलन की स्थिति। अनुकूलन की स्थिति सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। सकारात्मक उस सेंस में होती है जब आप खुद इस लायक हों, कमाने खाने लायक हों, रोटी कपड़ा मकान से अनुकूलन की स्थिति समाज में कर सकें। और नकारात्मक इस सेंस में हो सकती है कि जब किसी आपदा से आपके संपूर्ण जीवन को हानि पहुंचे और सरकार द्वारा आपको हेल्प की जाए, वो होता है नकारात्मक अनुकूलन। तीसरा है एकीकरण। देखिए, समाज में एकीकरण तब हो सकता है जब उसके मूल्य पर्याप्त रूप से निश्चित हो। जैसे प्राचीन काल में धार्मिक संगठन के आधार पर एकीकरण किया जाता था। आधुनिक युग में राजनीतिक शक्ति और प्रजातंत्र व्यवस्था के को संगठन का आधार माना जाता है। पुरस्कार और दंड के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। अब तीसरा है तनाव नियंत्रण। प्रतीकात्मकता, स्थायित्व तथा तनाव नियंत्रण। क्योंकि समाज एक गतिशील पहलू है, इसलिए समाज में हमेशा गतिशील होने के कारण उसके आदर्श, प्रतिमान, विचार, विश्वास बदलते रहते हैं। इसलिए समाज में कभी कभी तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको शांत करने के लिए कुछ प्रतिमान बताए गए हैं, कुछ संस्थाएं बताई गई हैं। इसने द न्यू ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है। इसका उत्तर है इवान फिचार्ड। मैरियट द्वारा संस्कृति की परिभाषा किस रूप में दी गई है? इसका उत्तर है सूचनीय बुद्धि के रूप में दी गई है। मैरियट द्वारा संस्कृति की परिभाषा सूचनीय बुद्धि के रूप में दी गई है। तीसरा क्वेश्चन है हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन एबॉरिजिन के लेखक कौन है? इसका उत्तर है L.H. मार्गन। हाउसेस एंड हाउस लाइफ ऑफ द अमेरिकन एबॉरिजिन के लेखक मार्गन है। वे पहले विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावली का व्यवस्थित अध्ययन किया। उन्होंने विश्व में प्रचलित नातेदारी के अध्ययन के उपरांत उसे 2 भागों में बांटा। वर्गात्मक, जिसमें एक मतलब कुछ वर्ग को एक ही नाम से पुकारा जाता है, और विशिष्टात्मक, जैसे पिता को पिता ही कहेंगे, माता को माता ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
31 क्वेश्चन है, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी के लेखक हैं रैटक्लिफ ब्राउन। रैटक्लिफ ब्राउन, इनके अनुसार सामाजिक संरचना का मुख्य भाग मनुष्य है। 32 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक एवं कानूनी संबंधित संस्थाएं साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल स्वरूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अंततः उत्पादन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादक शक्तियों से निर्धारित होता है। 33 क्वेश्चन है, सामान्य साम्यवाद घोषणा पत्र किस वर्ष लागू हुआ है? साम्यवाद घोषणा पत्र 1838 में लागू हुआ था। ये एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसके बाद समाज में बहुत सारे बदलाव आए थे और अभी तक बदलाव चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं, पोस्ट मॉडर्न ये सब थ्योरी हैं, ये सब रेडिकल अप्रोच के हैं, क्या कहते हैं, सब उग्रवादी हैं। ये सभी मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट की आलोचना भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि विकसित उत्तर पूंजीवाद समाजों में वर्ग की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों में हुई है? इसका उत्तर है रॉल्फ डेरेनड्रॉफ ने तर्क दिया है कि विकसित उत्तर पूंजीवाद समाजों में वर्गों की उत्पत्ति सत्ता द्वारा संचालित समितियों के पदों से हुई है। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया का है? कोजर ने कहा है। आदर्शवादी राज्य कुछ वास्तविकताएं उत्पन्न करता है जो उन्हें विशिष्ट एवं विशेषीकृत संस्थाओं के रूप में तत्काल पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह कथन लुई अल्थुजर का है। वन डायमेंशनल मैन हार्वर्ड मार्कुसे की है। इसमें लेखक ने समकालीन पूंजीवाद और सोवियत संघ के कम्युनिस्ट समाज की समालोचना की है। किसका कार्य सांस्कृतिक उद्योग से जुड़ा है? टी.एल. एंड्रोनो सांस्कृतिक उद्योग से जुड़े हैं। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए परिकल्पनाओं में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए तर्क शामिल किया है, वह है स्वेच्छावाद की स्थापना। पार्सन्स के कार्य संबंधी सामान्य सिद्धांत के लिए परिकल्पना में अन्य बातों के अलावा एक कार्य सिद्धांत की आवश्यकता के लिए एक तर्क शामिल किया गया, जो है स्वेच्छावाद स्थापना पर आधारित। मतलब व्यक्ति जब कोई भी कार्य करने जाता है या खोज करने जाता है तो वो स्वेच्छा से अपने साधनों का प्रयोग करता है या साधनों का इस्तेमाल करता है अपने साध्य को पाने के लिए। आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या पीजीटी में पास होना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, पर साध्य आपका कुछ ना कुछ बनना है और साधन आपका है कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ से पढ़ना। ये आपका स्वेच्छावादी वो मतलब आपका ये खुद का निर्णय है कि आपको कोचिंग से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं।